यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो इंटरमीडिएट के रिवीजन लेक्चर की सीरीज में आज हम रिवाइज करने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आपका। इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, एज वेल एज जो टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा फर्स्ट वाला, उसमें एक आधा एडजस्टमेंट है वो इससे रहेगा। एज वेल एज ऐसा भी हो सकता है कभी 4 से 5 मार्क का अलग से सेपरेट क्वेश्चन आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से मिल सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? तो एक चीज बता दूं, अगर कोई भी इनकम है वो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होती है। अब एक बात समझना, कौन कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। तो जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे आपका डिविडेंड का इनकम है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल्स, कार्ड गेम का इनकम है, एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी। जैसे आपके पास कोई डिबेंचर बॉन्ड्स है, उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर वो सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड है, तो वो वाला इंटरेस्ट है वो आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके साथ साथ में अगर आप प्लांटेड मशीनरी, फर्नीचर किसी को लेट आउट करते हैं और प्लांटेड मशीनरी, फर्नीचर का लेट आउट करने का आपका बिजनेस नहीं है, तो वो वाला रेंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। एज वेल एज अगर हाउस प्रॉपर्टी है, उसके आप ओनर हो और आपको रेंट मिल रहा है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। अदरवाइज हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने सबलेट कर दिया और उससे जो रेंट मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके साथ साथ में अगर मान लो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको कोई पैसा मिलता है और अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो, अगर आप एम्प्लॉय हो और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिलता है, तो वो सैलरी हेड में जाता है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो वो पीजीबीपी हेड में जाता है। अगर मान लो सैलरी पीजीबीपी में नहीं जा रहा है, तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी पैसा मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। एज वेल एज एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका कोई भी कंपनसेशन मिलता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी पे और लेट कंपनसेशन मिलता है, तो कंपनसेशन तो कैपिटल गेन में जाता है, लेकिन लेट कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। उसके साथ साथ में अगर आपको फैमिली पेंशन का पैसा मिलता है, फैमिली पेंशन क्या होता है कि किसी पर्सन की डेथ के बाद उसके घर वालों को जो पेंशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन में कुछ भी पैसा मिलता है टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद में अगर आपने कोई बैंक में एफडी कराया, बैंक में आपका अकाउंट है, उससे इंटरेस्ट मिलता है, किसी को लोन दिया उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर आपको इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रॉयल्टी का इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, डायरेक्टर सिटिंग फीस एज वेल एज सैलरी ऑफ एमपी, एमएलए, एमएलसी है, वो आपके लिए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। अब एक बात समझना, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहां पे, दैट इज टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। सर गिफ्ट के केस में कैसे टैक्स लगेगा? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है, देन दैट गिफ्ट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अगर वो मनी में मिला तो पूरा टैक्सेबल कर दो, लेकिन अगर वो इन काइंड है और लेस देन 5000 है तो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन 5000 या उससे ज्यादा है, देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, सैलरी में टैक्सेबल होता है। उसके बाद में अगर आपको कोई भी गिफ्ट है, बेनिफिट है, परक्यूजिट है, जो बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से मिल जाता है, आप बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो, डेटर से, क्रेडिटर से, आपके कस्टमर से, आपके क्लाइंट से आपको अगर कोई गिफ्ट मिलता है, देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो आपके पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन बाकी वाले गिफ्ट का क्या होगा? तो बाकी जो गिफ्ट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक सेक्शन आती है 56(2)(10) करके। सेक्शन 56(2)(10) क्या बोलती है कि अगर आपको किसी से गिफ्ट मिलता है, किसी भी पर्सन से गिफ्ट मिलता है, या कोई असेट है वो आप एक्वायर करते हो लो कंसिडरेशन से, तो यहां पे सेक्शन 56(2)(10) लगती है। और ये 56(2)(10) है वो कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2017 से। सो 1 अप्रैल 2017 से ये सेक्शन है। अब एक बात समझना, ये सेक्शन क्या बोलती है? ये सेक्शन बोलती है कि अगर मान लो आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो और आपको कोई गिफ्ट मिला, तो सेक्शन 56(2)(10) लगेगा ही नहीं, और वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आप क्या हो? मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो। अब आप बोलोगे मिस्टर आईडी हटला आईटीसी का मतलब क्या होता है? तो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी मींस अगर आपको कोई भी गिफ्ट है आपकी मैरिज पे मिलता है, या फिर आर का मतलब आपको अपने रिलेटिव से मिलता है, आई का मतलब आपको इनहेरिटेंस में मिलता है, डी का मतलब इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिलता है, मींस डेथ के टाइम पे जो पर्सन रहता है ना वो किसी को गिफ्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, या फिर आपको किसी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, या किसी यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, या फिर फ्रॉम और बाय एनी ट्रस्ट को मिलता है, मींस जो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट जो एनजीओ होते हैं, एनजीओ को गिफ्ट मिलता है, या एनजीओ से आपको गिफ्ट मिलता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एज वेल एज अगर आपको किसी लोकल अथॉरिटी से मिलता है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल ने किसी ट्रस्ट को गिफ्ट दिया, प्राइवेट ट्रस्ट को, और वो ट्रस्ट उस इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए बनाया गया है,
मैंने क्या बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसने एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट को गिफ्ट किया और वो ट्रस्ट उस इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, तो उस पर्टिकुलर केस में उस ट्रस्ट के हाथ में भी कोई भी टैक्स गिफ्ट पे नहीं लगेगा। उसके बाद टी का मतलब होता है कि देखो यहां पे ऊपर क्या लिखा था कि आपको किसी हॉस्पिटल से मिला, यूनिवर्सिटी से मिला, ट्रस्ट से मिला तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर हॉस्पिटल को मिला, यूनिवर्सिटी को मिला, ट्रस्ट को मिला, जो कि सेक्शन 1023C में रजिस्टर्ड होते हैं, तो उस पर भी टैक्स कोई भी नहीं लगता। अब एक और चीज समझना, अपन ने सेक्शन 47 जो कि कैपिटल गेन में था, वहां पे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन पड़े थे जिसपे टैक्स नहीं लगता, जैसे एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है और मेंबर को असेट मिल जाती है, या फिर 100% होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में अगर असेट ट्रांसफर होती है, या अमलगमेशन डीमर्जर होता है, तो उस पर कोई भी टैक्स ट्रांसफर के हाथ में नहीं लगता। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि रिसीवर के हाथ में क्या आईएफओएस में टैक्स लगेगा? आंसर इज नो, रिसीवर के हाथ में भी आईएफओएस में टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तुम्हारे मिस्टर आईटी हटला आईटीसी में आएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यहां पे अगर गिफ्ट है वो रिसीव्ड होता है, असेट एक्वायर्ड करते हैं लो कंसिडरेशन पे। अगर आप मिस्टर आईटी हटला आईटीसी में आते हो तो सेक्शन 56(2)(10) नहीं लगेगा, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये पूरा एग्जेम्प्ट है। बट मिस्टर आईटी हटला आईटीसी का मतलब क्या होता है? एम का मतलब मैरिज, आर का मतलब रिलेटिव, आई का मतलब इनहेरिटेंस, डी का मतलब इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, एच का मतलब फ्रॉम हॉस्पिटल, यू का मतलब फ्रॉम यूनिवर्सिटी, टी का मतलब बाय और फ्रॉम ट्रस्ट, एंड एलए का मतलब लोकल अथॉरिटी। आईटीसी का मतलब क्या है? सबसे पहले कि अगर कोई इंडिविजुअल ने किसी ट्रस्ट को दिया और वो ट्रस्ट उस इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए बनाया है, तो उस ट्रस्ट के हाथ में कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। टी का मतलब होता है रिसीव्ड बाय द ट्रस्ट या कोई हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी वगैरह, एंड सी का मतलब सर्टेन ट्रांजैक्शन व्हिच इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अपन ने वहां पढ़े थे, इसमें कुछ ट्रांजैक्शन ही कवर है। कौन कौन से? या तो एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, असेट मेंबर को मिल गई, तो मेंबर के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा। या होल्डिंग की 100% सब्सिडरी कंपनी है, उनके बीच में अगर असेट ट्रांसफर होती है तो रिसीवर के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अमलगमेशन डीमर्जर में अगर कुछ भी मिलता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आएगा? तो मैंने यहां पे रिलेटिव की डेफिनेशन के लिए आपको एक चार्ट दे रखा है, रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव कौन होगा? तो इंडिविजुअल अगर मान लो मैं मेरी बात करूं तो इंडिविजुअल एसएससी के लिए रिलेटिव सबसे पहले स्पाउस, उसके बाद में उस इंडिविजुअल का ब्रदर एंड ब्रदर की स्पाउस, भैया एंड भाभी रिलेटिव है। उस इंडिविजुअल के सिस्टर एंड स्पाउस मतलब दीदी एंड जीजू है, वो रिलेटिव है। उस इंडिविजुअल के स्पाउस का ब्रदर मींस साला एंड साले की वाइफ है, वो इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव है। उस इंडिविजुअल के स्पाउस की सिस्टर एंड उसके स्पाउस मींस आपकी साली एंड उसके हस्बैंड साड़ू भाई, वो आपके रिलेटिव है। उस इंडिविजुअल के मदर फादर है, पेरेंट्स है, वो इंडिविजुअल के रिलेटिव है। एंड मदर फादर के ब्रदर सिस्टर एंड उनके स्पाउस। अगर आप मदर के ब्रदर में देखोगे तो मामा मामी, मदर की सिस्टर में देखोगे तो मासी मासा जी, फादर के ब्रदर में देखोगे तो अंकल आंटी, एंड फादर की सिस्टर में देखोगे तो बुआ फूफा जी, वो आपके रिलेटिव माने जाएंगे। एंड इस इंडिविजुअल के जो लीनियल असेंडेंट होते हैं, दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, अगर वो जिंदा है तो वो भी रिलेटिव है। एंड इस इंडिविजुअल के स्पाउस के मदर फादर मींस आपके जो सास ससुर है, वो भी आपके रिलेटिव है। और इंडिविजुअल के स्पाउस के जो लीनियल असेंडेंट है मींस वाइफ के दादा दादी नाना नानी परदादा परदादी परनाना परनानी अगर जिंदा है तो वो रिलेटिव है। एंड इन दोनों की मेहनत मींस लीनियल डिसेंडेंट एंड देयर स्पाउस। जैसे मान लो मैं हूं तो मेरा बेटा और उसकी वाइफ, उनके बच्चे, या मेरी बेटी और मेरे दामाद जी है, वो मेरे रिलेटिव माने जाएंगे करके, ठीक है। उसके साथ में एचयूएफ के अगर रिलेटिव की बात करूं तो एचयूएफ के लिए कोई भी मेंबर ऑफ एचयूएफ वो रिलेटिव है। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, आप अगर अपने रिलेटिव से आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एक और चीज समझना, ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन है वो आपका रिलेटिव है लेकिन आप उसके लिए रिलेटिव नहीं हो। जैसे एग्जांपल के लिए अंकल, एक बात समझिए, मेरे लिए मेरे अंकल जो है वो रिलेटिव है क्योंकि मेरे फादर के भाई अंकल रिलेटिव है, लेकिन अंकल के लिए मैं रिलेटिव नहीं हूं क्योंकि अंकल जब एसएससी बन जाते हैं तो अंकल के ब्रदर में मेरे पापा तो आएंगे बट उनके बच्चे जो मैं हूं, मैं उनके लिए रिलेटिव नहीं हूं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको कोई भी असेट गिफ्ट में मिलती है या आपको कोई असेट वगैरह लो कंसिडरेशन पे मिलता है, कोई पैसा मिलता है, आप अगर मिस्टर आईटी हटला आईटीसी में आते हो तो सेक्शन 56(2)(10) नहीं लगेगा, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप समझना, मिस्टर आईटी हटला आईटीसी में नहीं आते तो क्या होगा? सबसे पहले अगर आपको मनी गिफ्ट में मिला, मनी का मतलब होता है पैसा, कैश या बैंक में पैसा मिला, एफडी मिला, दैट इज कॉल्ड मनी। अगर आपको मनी गिफ्ट में मिलता है एंड एग्रीगेट मनी पूरे साल का मिला के अगर 50,000 से ज्यादा है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल।
एग्रीगेट मनी का मतलब क्या होता है, मुझे 20,000 20,000 20,000 20,000 चार लोगों से मिला। इंडिविजुअल इज नॉट मोर देन 50,000 बट एग्रीगेट इज 80,000, इट इज मोर देन 50,000, सो टोटल 80,000 मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मनी नहीं मिलता अगर आपको गिफ्ट में कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है। बट एक चीज ध्यान रखना, मूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड ओनली 10 असेट, सिर्फ यही 10 असेट है जो मूवेबल असेट में कवर होती है। कौन कौन सी? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। वर्चुअल डिजिटल असेट का मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी। तो क्या बोला मैंने? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। अगर आपको ये 10 असेट गिफ्ट में मिला एंड अगर आपको गिफ्ट में मिला और एग्रीगेट एफएमवी 50,000 से ज्यादा है, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। या फिर अगर आप ये असेट लो कंसिडरेशन से एक्वायर करते हो एंड एग्रीगेट एफएमवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, एग्रीगेट एफएमवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है, तो वो डिफरेंस आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपको कार गिफ्ट में मिली टैक्सेबल नहीं होगा, मोबाइल फोन गिफ्ट में मिला, आईफोन गिफ्ट में मिला, टीवी गिफ्ट में मिला, टैक्सेबल नहीं है। यहां ध्यान रखना, मूवेबल प्रॉपर्टी में ओनली ये 10 असेट है, अगर आपको यही गिफ्ट में मिलता है तो ही अदर सोर्सेज में टैक्स लगेगा। ये 10 असेट कौन कौन सी है? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। इनको छोड़ के कोई भी असेट जैसे कार है, बाइक है, मोबाइल फोन है, ये आपको गिफ्ट में मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद में अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई मिलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है या तो लैंड मिलता है, बिल्डिंग मिलता है, या लैंड एंड बिल्डिंग मिलता है। अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिला, मींस विदाउट कंसिडरेशन मिला, और विदाउट कंसिडरेशन मिला और यहां पे पर प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिलता है और पर प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मोर देन 50,000 है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अब एक और चीज समझना, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन पे मिलता है, मींस आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन पे खरीद रहे हो, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन से खरीदते हैं तो पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है, एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है एंड उसके साथ साथ में एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस इज मोर देन 50,000 एंड सेकंड कंडीशन इज एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो एसडीवी और कंसिडरेशन का जो डिफरेंस रहेगा ना, वो डिफरेंस आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैंने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली तो पर प्रॉपर्टी एसडीवी 50 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल कर दो। अगर मैंने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन से एक्वायर की, लो कंसिडरेशन से खरीदी, अगर मैंने लो कंसिडरेशन से खरीदी तो उस केस में क्या होगा कि बेटा दो कंडीशन, पहली कंडीशन एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा होना चाहिए एंड सेकंड कंडीशन एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, देन डिफरेंस बिटवीन एसडीवी एंड कंसिडरेशन इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द बायर, बायर के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको बोला कि आपको अगर मनी वगैरह गिफ्ट में मिलता है और वो 50,000 से ज्यादा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन गाइस, इसका एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन आया था कोविड के टाइम पे। जब कोविड हुआ था तो आपको पता रहेगा बहुत बार बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं थे और लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए डोनेशन किया था, मींस कुल मिला के आपको गिफ्ट मिला था। तो कुल मिला के आपको गिफ्ट मिला था और वो जो गिफ्ट मिला था, क्वेश्चन ये आता है क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो यहां पे सेक्शन 56(2)(10) है, वो नहीं लगेगी दो केसेस में। सबसे पहला, अगर आपको पैसा मिल रहा है किसी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन से मिला है फॉर एक्सपेंडिचर एक्चुअली इंकर्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड इलनेस ऑफ हिम और एनी फैमिली मेंबर। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मेरे को किसी से डोनेशन मिला, गिफ्ट मिला, और कितना भी अमाउंट हो, और वो पैसा मैंने कोविड से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए खर्च किया है, मेरे या मेरे फैमिली मेंबर के। यहां पे फैमिली मेंबर में कौन कौन आएगा? स्पाउस है, चिल्ड्रन है एंड डिपेंडेंट रिलेटिव। डिपेंडेंट रिलेटिव में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर में से। तो स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट रिलेटिव, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, उनके ट्रीटमेंट के लिए मैंने वो पैसा खर्च कर दिया, तो भले मुझे वो डोनेशन मिला था, गिफ्ट मिला था, मेरे हाथ में वो टैक्सेबल नहीं है। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर कोविड रिलेटेड इलनेस के लिए ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया, या तो एसएससी का इंडिविजुअल के खुद के लिए या उसके रिलेटिव के लिए, और वो पैसा किसी से आपको एज अ डोनेशन मिला था, तो उस पर्टिकुलर केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड दूसरा क्या है कि अगर मान लो किसी फैमिली मेंबर को पैसा मिलता है,
जिस पर्सन की डेथ हो गई है उसके फैमिली मेंबर को पैसा मिलता है विद इन 12 मंथ ऑफ द डेथ, एंड डेथ इज ड्यू टू द कोविड-19 इलनेस। आपने देखा होगा बहुत बार कि कोविड में क्या हुआ था, लोगों की डेथ हो गई थी, तो डेथ हो गई तो उनके फैमिली मेंबर को बहुत सारे लोग आगे आए और उन्होंने हेल्प की। तो जब हेल्प करने के लिए लोगों ने उनको पैसा दिया, गिफ्ट दिया, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, बट यहां पे कुछ कंडीशन है। तो मैंने क्या बोला, किसी पर्सन की डेथ हो गई और उसके फैमिली मेंबर को मिल रहा है और पैसा मिल रहा है विद इन 12 मंथ ऑफ द डेथ, डेथ हो गया उसके 12 मंथ के अंदर अंदर मिल रहा है। पैसा किससे मिल रहा है? पैसा अगर जो पर्सन की डेथ हुई उसके एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो कितना भी मिला वो पूरा एग्जेम्प्ट है। जैसे पर्सन है, मान लो एक राजू करके, और राजू की डेथ हो गई, उसके फैमिली मेंबर को राजू के एम्प्लॉयर से पैसा मिला तो कितना भी मिला वो चलेगा। लेकिन किसी दूसरे लोगों से मिल रहा है तो उसमें लिमिट है 10 लाख की, कि 10 लाख रुपीस तक मिला तो एग्जेम्प्ट है। 10 लाख के ऊपर मिला तो 10 लाख के ऊपर वाला यहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन उसमें एक और कंडीशन यह है कि जब वो कोविड पॉजिटिव हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर डेथ होनी चाहिए। कोविड से रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, पॉजिटिव हुआ, उसके 6 महीने के अंदर अंदर डेथ होनी चाहिए, तो जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। चलिए उसके बाद में अपन आगे चलते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है कि सर एक बात बताओ, जैसे आपने 50C में पढ़ाया था कि अगर कोई भी एसएससी एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपना केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर करा सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू बढ़ा देता है तो इग्नोर करो, कम करता है तो ले लो। क्या ये कॉन्सेप्ट 56(2)(10) में भी लगेगा? आंसर इज यस, लगेगा। मींस आपने कोई प्रॉपर्टी अगर लो कंसिडरेशन पे खरीदी है, और मैं क्या बोल रहा हूं, लो कंसिडरेशन पे प्रॉपर्टी खरीदते हो, एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50 से ज्यादा है एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो एसडीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस पे आईएफओएस में टैक्स लगता है। अगर आप एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है। आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है और वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू बढ़ा दी तो इग्नोर करो, वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू कम कर दी तो उस वैल्यू को आप ले लीजिए। अब एक और चीज समझना, यहां पे सेक्शन 56(2)(10) है वो तभी लगती है जब आपको कोई भी असेट मिल रही है ना, वो आपके लिए कैपिटल असेट है। अगर आपके लिए जो असेट मिल रही है गिफ्ट में या लो कंसिडरेशन पे खरीद रहे हो वो स्टॉक इन ट्रेड है तो सेक्शन 56(2)(10) में टैक्स नहीं लगता। इसका मैंने लॉजिक वगैरह है वो आपको रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच में दे रखा है कि अगर आप कोई भी असेट है वो एक्वायर करते हो लो कंसिडरेशन पे या फिर आपको गिफ्ट में मिलती है, वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो यहां पे 56(2)(10) में टैक्स नहीं लगता। वो कैपिटल असेट है तो सेक्शन 56(2)(10) में टैक्स लगेगा। एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, आपको कोई असेट गिफ्ट में मिली या फिर आप कोई एसेट लो कंसिडरेशन पे खरीद रहे हो और आपने आईएफओएस में टैक्स भर दिया ऑन द एसडीवी या फिर एफएमवी पे आपने आईएफओएस में टैक्स भर दिया, तो ध्यान रखना जिस एसडीवी या एफएमवी पे आप टैक्स भरते हो वही तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। तो फ्यूचर में जब उस एसेट को बेचोगे तो जिस वैल्यू पे आपने टैक्स भरा था, जो एफएमवी एसडीवी पे टैक्स भरा था, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। तो मैंने आपको याद रहेगा, मैंने आपको ये बताया था, जैसे मान लो मेरी वाइफ से मुझे कोई एसेट गिफ्ट में मिली तो मेरे हाथ में आईएफओएस में टैक्स नहीं लगा क्योंकि रिलेटिव से गिफ्ट मिला। तो मेरे लिए कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर, इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर से। लेकिन अगर मान लो मेरे को आपने कोई एसेट गिफ्ट की और मेरे हाथ में आईएफओएस में टैक्स लग गया, तो आईएफओएस में जिस एसडीवी या एफएमवी पे टैक्स लगा है वही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है सर ये एसडीवी जो लेते हैं, बार बार आप एसडीवी की बात कर रहे हो, ये एसडीवी लेते कौन सी डेट का है? आईएफओएस में ये एसडीवी कौन सी डेट का लेंगे? क्या डेट ऑफ अग्रीमेंट का लेंगे या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेंगे? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि नॉर्मली तो देखो रजिस्ट्रेशन की डेट का लेना चाहिए, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी पे कब करते हैं? रजिस्ट्रेशन की डेट को करते हैं, तो नॉर्मली एसडीवी रजिस्ट्रेशन की डेट का लेना चाहिए। लेकिन अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है, तो आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हैं अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपने कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में क्या आएगा? एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, भीम यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्यूआर कोड, ये तुम्हारा आएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की डेट का एसडीवी लेना, लेकिन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है, तो आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हैं अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपने कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। डन। तो यहां पे सेक्शन 56(2)(10) का डिस्कशन खत्म हो जाता है। अब अपन पढ़ेंगे एक सेक्शन होती है 43CA, ये सेक्शन पीजीबीपी की सेक्शन है, बट इसको पढ़ते यहां पे ये सेक्शन है ना, वो एग्जैक्ट रेप्लिका है सेक्शन 50C की, जो कि कैपिटल गेन में पढ़ा था। सेक्शन 50C क्या बोलता था कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो एंड अगर आपका एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है तो एसडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैपिटल गेन में माना जाता था। सेम ऐसे का ऐसे ये वाला सेक्शन जो है ये पीजीबीपी के लिए है, इसका मतलब ये सेक्शन बिल्डर के लिए है।
ये सेक्शन बोलता है कि अगर आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है और इमूवेबल प्रॉपर्टी आप अगर ट्रांसफर कर देते हो और इमूवेबल प्रॉपर्टी का एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एसडीवी है वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, तो जो भी एसडीवी रहेगा वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रहेगा फॉर कंप्यूटिंग द पीजीबीपी का इनकम। जैसे एक बिल्डर है, बिल्डर ने क्या किया, एक फ्लैट बेचा, उसका कंसिडरेशन है वो 50 लाख है, लेकिन एसडीवी है वो 70 लाख है, तो यहां पे पीजीबीपी का इनकम निकालने के लिए एसडीवी 70 लाख है, वो सेल वैल्यू लेना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, अगर बिल्डर एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या उसका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू कम कर दी तो कम वाली ले लो, बढ़ा दी तो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू को इग्नोर कर दो। यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन सी डेट का एसडीवी लेना, तो सेम वही कॉन्सेप्ट कि नॉर्मली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है, तो आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हैं। अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ उस बिल्डर को पैसा मिल गया हो, बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब होता है आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, भीम यूपीआई एंड क्यूआर कोड। सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन 56 to 11 करके। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो आपका कोई जॉब था और जॉब का कोई टर्मिनेशन हो जाता है। अब एक बात समझना, जॉब का टर्मिनेशन हो जाता है, जैसे रिटायरमेंट वगैरह टर्मिनेट हो जाता है, तो टर्मिनेट होता है और आपको कुछ पैसा मिलता है तो एम्प्लॉयर से मिलता है तो सैलरी में टैक्सेबल होगा, लेकिन आपको कहीं और से पैसा मिलता है देन इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे मान लो एक बंदा है, उसका जॉब था, उसने जॉब का इंश्योरेंस कराया। अब मान लो जॉब का इंश्योरेंस कराया कि भाई जॉब ना चली जाए, और मान लो जॉब चली गई, तो जॉब चली गई तो इंश्योरेंस कंपनी उसको टर्मिनेशन पे कुछ भी पैसा देगी, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझना, एक सेक्शन होती है 57, वो बोलती है कि कुछ खर्चों का डिडक्शन आपको अदर सोर्सेज में मिलेगा। पहली चीज तो अगर आप ध्यान रखना, डिविडेंड की जो इनकम है ना एंड इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड की जो इनकम होती है, तो यूटीआई म्यूचुअल फंड से जो इनकम मिलती है या फिर आपको शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड के सामने और इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड उसके सामने आपको एक ही खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट का, जो आपने लोन लिया था इन्वेस्ट करने के लिए शेयर्स में या यूटीआई म्यूचुअल फंड में, और किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और वो डिडक्शन भी कितना मिलेगा, अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड और इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या किया, मान लो आईटीसी एक कंपनी है, उसके शेयर में इन्वेस्ट किया, उससे मुझे 1 लाख रुपीस का डिविडेंड मिला, लेकिन पैसा जो मैंने लाया था इन्वेस्ट करने के लिए वो मैंने लोन लिया था, तो मैंने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट मान लो 30,000 है, तो मेरे को डिविडेंड मिला 1 लाख है, इंटरेस्ट है वो 30,000, क्या पूरा 30,000 लेस कर सकता हूं? ना बाबू, अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड। तो डिविडेंड का 20% 20,000 होगा, तो बेटा 80,000 मेरा नेट डिविडेंड है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है, तो किसी भी पर्सन को फैमिली पेंशन मिलती है तो उसमें एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 57। वो डिडक्शन कितना मिलता है, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 रुपीज पर एनम विच एवर इज लोअर। तो जैसे फैमिली पेंशन 60,000 मिली, तो 60,000 का 1/3 कितना होगा, 20,000, और 15,000 लोअर कम्स टू 15,000, तो 15,000 का डिडक्शन ले लो, तो 60,000 फैमिली पेंशन में से 15,000 का डिडक्शन मिल गया, तो रिमेनिंग 45,000 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक और चीज समझना, फैमिली पेंशन है उस पे वो टैक्सेबल होती है और उस पर डिडक्शन इतना मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना 2 केसेस में फैमिली पेंशन पूरी एग्जेम्प्ट है। एक तो अपने जितने भी जो आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉय होते हैं, जो अपने आर्मी के जो लोग हैं, आर्मी के जो ऑफिसर है, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो एम्प्लॉय रहते हैं, वो अपने सेना के जो जवान है वो हमारे लिए लड़ते हैं। अब उनका अगर उनमें से कोई भी शहीद हो जाता है और शहीद होने के बाद उनके घर वालों को, लीगल हेयर को अगर कोई भी पेंशन मिलती है तो वो पूरी एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड दूसरा, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में था एंड उसको वीर चक्र मिला था, परमवीर चक्र मिला था या महावीर चक्र मिला था, और उसकी डेथ के बाद उसके घर वालों को अगर कोई भी फैमिली पेंशन मिलती है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपको लेट कंपनसेशन मिलता है कंपल्सरी एक्विजिशन पे और उस पे इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द ईयर इन विच दैट इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। एंड ध्यान रखना, यहां पे 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो इंटरेस्ट जैसे आपको 50,000 मिला तो आपको यहां सिर्फ 25,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, बाकी जितने भी खर्चे हैं, अगर कोई अदर सोर्सेज की इनकम कमा रहे हो और उससे रिलेटेड कोई भी खर्चे है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। आंसर इज यस, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा।
पहला तो आपके कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, या इंडिया के बाहर आपने कोई भी सैलरी का पेमेंट किया, इंटरेस्ट का पेमेंट किया और अगर उसका टीडीएस आपने नहीं काटा तो आपको खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हो कैश में तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, या फिर आपने रेजिडेंट को पे किया उसका टीडीएस नहीं काटा तो आपको 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। और जो कैजुअल इनकम होती है, विनिंग्स वगैरह, लॉटरी वगैरह, उसके सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलता। अब एक बात समझना, यहां पे मैंने कुछ एग्जेम्प्ट इनकम का जिक्र कर रखा है कि कुछ इनकम ऐसी है जो पूरी एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सबसे पहला तो एक सेक्शन होती है 10, सब सेक्शन नहीं बोलते, 10 के साथ में जो लिखा होता है उसको क्लॉज बोलते हैं। तो सेक्शन 10 क्लॉज 4 सब क्लॉज 2 करके वो ये बोलता है कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है उसका अगर एनआरई अकाउंट है, एनआरई अकाउंट का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, और ये एनआरई अकाउंट है वो इंडिविजुअल है, वो मान लो नॉन रेजिडेंट है एज पर द आरबीआई, मींस एज पर द लाइक आरबीआई उसको परमिट कर रखा है और वो एज पर आरबीआई फेमा के रूल के हिसाब से वो बंदा नॉन रेजिडेंट है और उसने एनआरई अकाउंट रखा है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट रखा है, और तो उस अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट आएगा ना वो इंटरेस्ट पूरा टैक्स फ्री है, उस इंटरेस्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, वो इंटरेस्ट पूरा टैक्स फ्री है। दूसरा सेक्शन ये बोलता है कि अगर मान लो कोई भी ऐसा डिजास्टर हो जाए और डिजास्टर के टाइम पे किसी इंडिविजुअल को या उसके लीगल हेयर को कोई भी कंपनसेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी से, तो उस पर्टिकुलर केस में वो पूरा एग्जेम्प्ट है। एग्जांपल के लिए मान लो बाढ़ आ गई, एग्जाम्पल के लिए मान लो सुनामी आ गई करके, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बहुत ज्यादा हैवी रेन हो गई और उसकी वजह से कोई भी ऐसे, इसको अपन बोल सकते हैं डिजास्टर करके, और डिजास्टर की वजह से कोई गवर्नमेंट आपको पता रहेगा कंपनसेशन देती है, तो गवर्नमेंट जो कंपनसेशन देगी वो पूरा एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 1016 ये बोलती है कि अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है और वो स्कॉलरशिप आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप है, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके साथ साथ में जो एमपी एमएलए होते हैं उनको आपको पता रहेगा जो डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है वो पूरा एग्जेम्प्ट है। तो डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, सैलरी मिलता है वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में, बट डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस पूरा एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 1017A ये बोलता है कि अगर मान लो कोई भी आपको अवार्ड मिलता है, अवार्ड का मतलब आपको गवर्नमेंट से कोई अवार्ड मिलता है कैश में या इन काइंड में, वो पूरा एग्जेम्प्ट है अगर गवर्नमेंट से मिला है तो। एग्जांपल के लिए जो भारत रत्न मिलता है या फिर ऐसे कोई गैलेंट्रीली अवार्ड वगैरह मिलते हैं तो वो पूरे एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, भले उसमें पैसा मिल रहा है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके साथ में आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है, तो ध्यान रखना पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट कितना है, अगर आपका सिंगल नाम पे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है तो हर साल आपको 3,500 इन केस ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट के केस में 3,500 तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। एंड गाइस अगर जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट है वो एग्जेम्प्ट है ड्यू टू सेक्शन 1015। अब एक और चीज समझना, पीपीएफ का जो इंटरेस्ट होता है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट, वो भी एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। एक बात बताओ, मैंने यहां पे आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की बात की, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के केस में एक चीज याद रखना, देखो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का आपको इंटरेस्ट मिलता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे 20,000 का इंटरेस्ट मिला, तो 20,000 में से पहले तो 3,500 का एग्जेम्पशन ले लूंगा यहां पे अदर सोर्सेज में, रिमेनिंग इंटरेस्ट कितना बचा 16,500। अब मैं टीटीए में डिडक्शन और ले लूंगा 10,000 का, तो 10,000 का डिडक्शन मुझे 80 टीटीए में मिलेगा अंडर द डिडक्शन टॉपिक। गाइस यहां पे दो अमेंडमेंट हुए हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट तो ये कि मैंने आपको बताया था डिविडेंड के सामने आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, और वो इंटरेस्ट कितना हो सकता है 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका वो डिविडेंड डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F है, 222F का मतलब होता है जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बायबैक के केस में कि 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद में बायबैक हुआ है, तो जो बायबैक प्राइस होता है वो सीधा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा एज अ डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F। तो इस केस में इसके सामने कोई भी इंटरेस्ट का डिडक्शन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। दूसरी एक और चीज मैंने अभी आपको क्या बताया, तो फैमिली पेंशन के केस में अगर घर वालों को फैमिली पेंशन मिलती है तो उसमें आपको एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 57, और ये डिडक्शन कितना मिलता है 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 रुपीज पर एनम विच एवर इज लोअर। लेकिन गाइज एक अमेंडमेंट इस बार ये हुआ है कि एसएससी अगर 115 बीएसी लेता है, 115 बीएसी का मतलब होता है डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम, तो एसएससी अगर डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम लेता है ना तो ये डिडक्शन का जो लिमिट है ना वो आपका 15,000 की जगह 25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15,000 की जगह 25,000 हो जाएगा। तो ये डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम वालों के लिए बेनिफिशियल चीज है यहाँ पे कि अगर फैमिली प्लानिंग, फैमिली पेंशन का पैसा मिलता है, क्या फैमिली प्लानिंग बोल रहा हूं मैं, तो फैमिली पेंशन का अगर पैसा मिलता है तो उस पर्टिकुलर केस में जितना फैमिली पेंशन मिला उसका 1/3 या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर है उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट आता है डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड। अब डिविडेंड जो है
देखो तीन तरह की कंपनी होती है, एक होती है इंडियन कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी। इंडियन कंपनी किसको बोलते हैं? जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है वो इंडियन कंपनी। फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे? जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है उसको फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलते हैं? ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनीज। मतलब जितनी भी तुम्हारी इंडियन कंपनीज है वो सब डोमेस्टिक कंपनी है, लेकिन एक ध्यान रखना, फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी अगर फॉरेन कंपनी ने इंडिया में कोई प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट किए हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के। वो प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट क्या होते हैं? जैसे इंडिया में उनको शेयर होल्डर रजिस्टर रखना पड़ता है, इंडिया में ही उनको डिविडेंड देना पड़ता है करके, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट है, तो फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में ऐसे प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट कर लेती है तो वो भी तुम्हारी डोमेस्टिक कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगी। अब देखो डिविडेंड टैक्सेबल कब होता है, तो मैं बता दूं डिविडेंड है वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। कौन से ईयर में होगा? तो देखो फाइनल डिविडेंड जो होता है ना वो तो टैक्सेबल उस ईयर में होता है जिस ईयर में वो एजीएम में डिक्लेयर होता है। तो एनुअल जनरल मीटिंग में जिस ईयर में कंपनी ने डिक्लेयर किया उस ईयर में शेयर होल्डर के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जो डीम डिविडेंड होता है वो जिस ईयर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पेड किया जाता है, उस ईयर में टैक्सेबल होगा। एंड इंटरिम डिविडेंड है जिस ईयर में रिसीव्ड होता है शेयर होल्डर को, उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझना, डिविडेंड के साथ साथ में कुछ डीम डिविडेंड भी होते हैं। डीम डिविडेंड क्या होता है? जो देख के लगता है कि ये डिविडेंड नहीं है बट ये डिविडेंड माना जाएगा। सबसे पहला अगर 222A की बात कर रहा हूं, 222A फॉर असेट याद रखोगे। अगर कोई कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को असेट दे देती है, डिविडेंड की जगह असेट दे देती है, तो असेट दे देती है तो वो भी डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है, उसने क्या किया कि लाइक 10 लाख की असेट दे दी और उसका 8 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मींस उनका रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख है, तो ये 8 लाख रुपीस है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में एंड इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 222A क्या बोलती है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या करती है, असेट दे देती है, तो वो असेट डीम डिविडेंड माना जाएगा। असेट की फेयर मार्केट वैल्यू है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा, बट टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो कोई भी कंपनी है वो बोनस शेयर देती है, तो बोनस शेयर देती है तो उसमें शेयर होल्डर को कुछ फायदा नहीं होता है। तो बोनस शेयर अगर इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं तो उसमें कोई असेट डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी होती है, तो उसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। सेक्शन 222B क्या बोलती है बताएं? कि अगर कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर देती है, एक बात बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया तो फायदा होगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या तो बोनस शेयर देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर देती है, या किसी भी शेयर होल्डर को, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट देती है, तो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। उसके बाद एक सेक्शन होती है 222C। 222C क्या बोलती है? सी का ऐसे याद रखोगे, क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी। अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है और लिक्विडेशन के टाइम पे उसका जितना रिजर्व एंड सरप्लस है और वो क्या करती है, असेट बांटती है शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर के हाथ में वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी लिक्विडेट हो गई, उन्होंने शेयर होल्डर को असेट है वो 20 लाख की बांटी और उनका रिजर्व एंड सरप्लस मान लो 15 लाख था, तो 15 लाख है वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा, टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट सेक्शन 222D। 222D का ऐसे याद रखोगे कि डिक्रीज इन शेयर कैपिटल। बहुत बार कंपनी क्या करती है कि एक शेयर की फेस वैल्यू है वो मान लो 10 था, अब उन्होंने क्या किया, वो शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपया ला लिया और 8 रुपया शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिक्रीज इन शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल को आप रिड्यूस करके और अगर शेयर होल्डर को कुछ पेमेंट कर देते हो तो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब एक बात समझना, डीम डिविडेंड की लास्ट सेक्शन होती है 222E और 222E सबसे इंटरेस्टिंग और ये आपको ध्यान देने की सेक्शन है। तो देखो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे 222E जो है एंड 222ABCD उसमें कुछ फर्क है। 222ABCD एंड 222E में कुछ डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस तो यह है कि 222ABCD जो अपन ने अभी डिस्कस किया दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। ऑल कंपनी में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी सबके लिए है, लिस्टेड अनलिस्टेड सबके लिए। लेकिन 222E वाली जो सेक्शन है ना वो सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए है। दूसरी चीज 222ABCD में जहां पे लिखा हुआ है कि जो अमाउंट दे रहे हो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। वेदर कैपिटलाइज और नॉट का मतलब होता है कि अगर मान लो आपने क्या किया कि कोई बोनस शेयर पहले इशू कर दिए तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस तो खत्म हो गया, लेकिन जो बोनस शेयर इशू किया वो भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस ही माना जाएगा, उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में लेंगे और भैया वो डीम डिविडेंड के लिए कंसिडर होगा रिजर्व एंड सरप्लस में। भले आपका वो बोनस शेयर है रिजर्व एंड सरप्लस में बचा नहीं, आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया, बट तो भी उसको रिजर्व एंड सरप्लस में लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ 222ABCD। बट 222E के लिए ऐसा नहीं है, 222E के लिए सिर्फ वर्ड यूज हुआ है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, जब भी हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से।
कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऐसे प्रॉफिट जिससे आप डिविडेंड दे सकते हो उसको अपन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में कंसीडर करेंगे। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में ऐसे प्रॉफिट जो पीएनडल के थ्रू बने थे, जैसे रिजर्व, ऐसे रिजर्व जो पीएनडल के थ्रू बने थे उसको बोलेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब एक बात समझना, 222E क्या बोलती है कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है अनलिस्टेड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या करती है, अपने किसी शेयर होल्डर को, जिस शेयर होल्डर के पास 10% और मोर का वोटिंग पावर है, जिस शेयर होल्डर के पास 10% और मोर का वोटिंग पावर है, मींस इक्विटी शेयर होल्डिंग है, तो अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, किसी भी शेयर होल्डर को, जिस शेयर होल्डर के पास 10% और मोर का वोटिंग पावर है, उसको अगर कोई लोन एंड एडवांसेस देती है, कोई लोन एंड एडवांसेस देती है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो लोन और एडवांसेस है वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जैसे मेरी कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, यहां पे बीबी सर मेरे पास 10% या उससे ज्यादा का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, मुझे अगर उन्होंने क्या किया, लोन दिया, तो मेरे हाथ में वो लोन डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब एक चीज समझना, दूसरा पॉइंट, अगर मान लो ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है, इसने लोन और एडवांसेस किसी कंपनी, फर्म, एओपीबीआई को दिया, किसी कंसर्न को दिया, और उस कंसर्न में इस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इस कंसर्न में अगर इस शेयर होल्डर का 20% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है या 20% और मोर का पीएसआर है, तो उसको बोलेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो उस पर्टिकुलर केस में भी वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। या फिर मान लो ये क्लोजली हेल्ड कंपनी ने मेरे किसी दूसरे पर्सन, रिलेटिव वगैरह को लोन दिया और वो मेरे बिहाफ पे दिया, मेरे बेनिफिट के लिए दिया, तो जितना मेरे बेनिफिट या बिहाफ के लिए दिया वो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा मेरे हाथ में टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो क्या पढ़ा, देखो, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, किसी भी शेयर होल्डर को जिसके पास 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, या तो उसको लोन देते हैं, या वो शेयर होल्डर का किसी सब कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस कंसर्न को लोन देते हैं, या किसी अदर पर्सन को देते हैं वो शेयर होल्डर के बेनिफिट या बिहाफ के लिए, तो वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब एक और चीज समझना, कंपनी अगर मार्केट रेट से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो भी क्या डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज यस। अगर मान लो यहां पे कंपनी जो है वो कंपनी को वापस से लोन रीपे कर दिया शेयर होल्डर ने, तो भी क्या वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज यस। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे लोन और एडवांसेस दोनों वर्ड यूज हुए हैं, लेकिन एडवांसेस में जो ट्रेड एडवांस होते हैं उस पे डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ट्रेड एडवांस का मतलब होता है जो नॉर्मल बिजनेस के लिए एडवांसेस वगैरह होते हैं, उसके केस में यहां पे बेटा डीम्ड डिविडेंड है वो नहीं माना जाएगा। अब एक चीज समझना, एक और सेक्शन होती है, सेक्शन 222 में ही लिखा हुआ है, 222 में लिखा हुआ है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपका डिविडेंड या डीम्ड डिविडेंड नहीं मानी जाएगी। पहली चीज तो, अगर मान लो कोई कंपनी ऐसी है जो अपने शेयर होल्डर को लोन देती है और वो कंपनी का काम ही लोन देना है, मींस कंपनी इज इनटू द मनी लेंडिंग का बिजनेस, और मनी लेंडिंग के बिजनेस में है, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर वो कंपनी लोन दे रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। मींस कंपनी का काम ही मनी लेंडिंग का है एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर वो लोन दे रही है शेयर होल्डर को, तो वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल कंपनी ने क्या किया, पहले लोन दिया था और वो डीम्ड डिविडेंड माना जा चुका है, अब कंपनी क्या कर रही है, एक्चुअल में डिविडेंड दे रही है और एक्चुअल डिविडेंड को उस लोन से एडजस्ट कर रही है, उस लोन से सेट ऑफ कर रही है, एक्चुअल डिविडेंड को उस लोन से एडजस्ट कर रही है, उस लोन से सेट ऑफ कर रही है, तो जितना सेट ऑफ हो रहा है ना वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा। उसके बाद में गाइस, अगर मान लो आपका बायबैक ऑफ द शेयर है, तो वो डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड नहीं है। एक और चीज समझना, अगर मान लो जब डीमर्जर होता है, और डीमर्जर के केस में क्या होता है कि जो पुरानी कंपनी होती है डीमर्ज कंपनी, उसके शेयर होल्डर को रिजल्टिंग कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देती है, तो रिजल्टिंग कंपनी जो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे रही है वो डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट 222C और 222D जो हमने पढ़ा, क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी, एंड 222D हमने पढ़ा रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल। 222C एंड 222D है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में नहीं लगेगा। तो लिक्विडेशन के टाइम पे अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी पैसा दिया, असेट दिया, या फिर मान लो डिक्रीज इन शेयर कैपिटल करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ दिया, तो 222C 222D है वो नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी एसएससी ऐसा है, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपीबीओ, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, वो 115 बीएससी लेता है, तो उसको दो बेनिफिट नहीं मिलेंगे अदर सोर्सेज में। एक तो आपको पता रहेगा, जो मैंने अभी बताया था कि एमपी एमएलए होते हैं, उनको क्या होता है कि जो डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलता है वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और दूसरा, जब भी अपन क्लबिंग में देखेंगे कि जब भी पेरेंट्स के हाथ में माइनर की इनकम जाती है ना, तो माइनर के हाथ में, जब माइनर की इनकम पेरेंट्स के हाथ में जाती है, तो पेरेंट्स को हर बच्चे का 1500 पर एनम
ठीक है, पर एनम का एक एग्जेम्पशन मिलता है। जैसे मान लो मेरे बच्चे का इनकम मेरे हाथ में ऐड हो रहा है 20,000, तो उसमें से 1500 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 1032 का, एंड ओनली 18,500 टैक्सेबल होगा। बट ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अगर मैं 115 बीएससी लेता हूं, तो 115 बीएससी लूंगा तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अमेंडमेंट में यह है कि नॉर्मली क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा आपको मिलता है ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जीवन बीमा करके, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी रहता है, जो पैसा आपको मिलता है, वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, ड्यू टू सेक्शन 1010D से पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन गाइस ध्यान रखना, 3 केसेस में वो टैक्सेबल है। कौन कौन से केसेस में टैक्सेबल है? सबसे पहला तो अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई भी पैसा मिलता है तो टैक्सेबल है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई भी पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल है। दूसरा, अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी छोड़ो, अगर आपकी नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन जब आपने प्रीमियम पे किया था और प्रीमियम पे करते टाइम अगर आपने 20%, 10%, 15% की लिमिट क्रॉस की थी, आप बोलोगे लिमिट कहां दे रखा है? ये डिडक्शन टॉपिक में दे रखा है ना, एटीसी में। एटीसी में एक लिमिट है, पता है कि अगर आपने कोई पॉलिसी 142,000 आपने कोई पॉलिसी 142,012 से पहले ले रखी है, तो जो भी तुम्हारा प्रीमियम पे करते हो और पॉलिसी वैल्यू का 20% का एक लिमिट लगता है, उतना ही उस पर डिडक्शन मिलता है। अब अगर मान लो ये 20% की लिमिट क्रॉस कर दी तो मैच्योरिटी फिर टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो आप पॉलिसी 142,012 के बाद में लेते हैं तो वहां लिमिट 10% की रहती है, और पॉलिसी 142,013 के बाद में अगर किसी हैंडीकैप के लिए लेते हैं या कोई पर्सन ऐसा जो स्पेसिफाइड डिजीज से ग्रसित है उसके लिए लेते हैं तो वहां पे लिमिट 15% की होती है। अगर आप ये पॉलिसी जो प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम की लिमिट को अगर आपने क्रॉस कर दिया तो फिर मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने इस साल से डाली है, और दिस इज इंटरेस्टिंग, ये अमेंडमेंट है लॉ में, और आपका आरटीपी का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी पे है। अब एक बात समझना, लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, प्रीमियम पे कर रहे हो, वो भी विद इन द लिमिट है, मींस 10%, 20%, 15% की लिमिट के अंदर है, लेकिन अगर आपने पॉलिसी 1/4/2023 के बाद में ली है, 1/4/2023 डेट को याद रखना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में पॉलिसी ली, और किसी भी साल में आपका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, किसी भी साल में आपका प्रीमियम है वो 5 लाख से ज्यादा है, तो फिर मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी। प्रीमियम है वो 5 लाख से ज्यादा है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी। तो मान लो मैंने क्या किया, इस साल में 23-24 में एक पॉलिसी लिया और उसका प्रीमियम 7 लाख पर एनम है, तो मैच्योरिटी होगा वो टैक्सेबल है, फिर मैच्योरिटी टैक्सेबल है। अब एक और चीज समझना, आपने क्या किया, 1/4/2023 या उसके बाद में आपने मल्टीपल पॉलिसी ले ली। मैंने मान लो फॉर एन एग्जांपल 4 पॉलिसीज ले ली और हर पॉलिसी का प्रीमियम 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख ऐसा है, तो टोटल प्रीमियम देखोगे तो 12 लाख हो गया। लेकिन मैं तो बोलूंगा इंडिविजुअल पॉलिसी का प्रीमियम थोड़े ही 5 लाख से ज्यादा है। लॉ मेकर्स बोलते हैं अगर ऐसा है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे पता है, कि अगर आपकी मल्टीपल पॉलिसी है तो जिसका प्रीमियम एग्रीगेट अप टू 5 लाख है उस पर आप एग्जेम्पशन ले लोगे और बाकी वाले का मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। जैसे मैंने 4 पॉलिसी ली और उसका प्रीमियम 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख है, ठीक है। अब एक बात समझना, पहला 3 लाख वाला जो है वो अप टू 5 लाख में आ रहा है, उस पे आप एग्जेम्पशन ले लो। अब दूसरे पे एग्जेम्पशन लोगे तो टोटल प्रीमियम 6 लाख हो जाएगा ना, नहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे, मतलब लास्ट 3 पॉलिसी है उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, बट एक पॉलिसी पे आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। मैंने यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे, टोटल 10-11 एग्जांपल दे रखे, जब आप करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक और चीज समझना, यहां पे जब आपका, मैंने बोला 3 केस में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी टैक्सेबल होता है, एक तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में, दूसरा वो लिमिट से ज्यादा है, या फिर ये 5 लाख का लिमिट क्रॉस हो गया 1/4/2023 या उसके बाद में पॉलिसी लिया तो। अब एक चीज समझना, ये अगर लिमिट क्रॉस हो गया 10, 20, 15 वाला या फिर 5 लाख से ज्यादा है, लेकिन मैच्योरिटी अगर डेथ पे मिलता है, किसी के डेथ पे पैसा मिलता है, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, ये 5 लाख वाली लिमिट से रिलेटेड मैंने यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल 10-11 क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन को करोगे तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगा। टोटल यहां पे 10-11 क्वेश्चन है। अब एक और चीज समझना, आपका मैच्योरिटी आपका टैक्सेबल होगा, बट क्वेश्चन ये आता है कि मैच्योरिटी क्या पूरा टैक्सेबल होगा या उसमें से प्रीमियम लेस होगा? राइट आंसर इज प्रीमियम लेस होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल 10 ईयर में मैंने प्रीमियम पे किया था 1 करोड़ का, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ प्रीमियम पे किया। अब मैच्योरिटी मान लो 2 करोड़ है, तो क्या पूरा 2 करोड़ टैक्सेबल होगा? ना, ओनली 1 करोड़, मींस 2 करोड़ माइनस प्रीमियम पेड जो है वो डिफरेंस है, वो टैक्सेबल होगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रीमियम में जीएसटी का कंपोनेंट आप नहीं लेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने प्रीमियम पे किया था 10 लाख प्लस 5% जीएसटी, 10,50,000 का, बट तो भी आपको 10 लाख ही प्रीमियम लेस करने को मिलेगा, 50,000 आपको नहीं मिलेगा करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, बहुत बार अगर आप टर्म प्लान लेते हो, टर्म प्लान में क्या होता है, जिसमें मैच्योरिटी होती ही नहीं है,
मैच्योरिटी आपको पैसा तभी मिलेगा जब डेथ होती है। तो टर्म प्लान में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, उसमें कोई मैच्योरिटी होती नहीं है। तो अगर आपने टर्म प्लान लिया तो उस पर ये कंडीशन वगैरह नहीं लगेगी। टर्म प्लान के लिए आपने 10 लाख का प्रीमियम पे किया, 15 लाख का पे किया, चलेगा, क्योंकि टर्म प्लान में क्या होता है, मैच्योरिटी वगैरह कुछ आता ही नहीं है, तो उस पर कोई भी टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी टैक्सेबल कहां होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में कैसे टैक्सेबल करने का? जो मैच्योरिटी मिल रहा है माइनस जितना प्रीमियम पे किया था वो लेस कर दो। लेकिन एक चीज समझना, अगर उस प्रीमियम पे आपने कहीं डिडक्शन लिया था, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे आप एटीसी में डिडक्शन भी लेते हो, तो अगर आपने प्रीमियम पे डिडक्शन लिया था तो जितना आपने डिडक्शन लिया था वो फिर प्रीमियम में से एक्सक्लूड हो जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे जैसे आपका 60 लाख का सम एश्योर्ड था, आपने एनुअल प्रीमियम आपका 520 है, तो 5 लाख की लिमिट को क्रॉस कर गया, मींस ये मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। 10 ईयर का पॉलिसी है, लेकिन आप हर साल डिडक्शन ले रहे हो 1,50,000 का एटीसी में, और मैच्योरिटी अमाउंट 77 है। अब एक बात बताओ, मैच्योरिटी अमाउंट आपका 77 है, अब उसमें से जितना प्रीमियम पे किया वो लेस करो। आपने प्रीमियम कितना पे किया? 5,20,000 पे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 इयर्स तो 52 लाख हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, 52 लाख जो है वो लेस नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, 520 में से बाबू 150 का तो एटीसी में डिडक्शन लिया था, तो रिमेनिंग प्रीमियम जो बचेगा वो 3,70,000 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 37 लाख का टोटल प्रीमियम था, वो लेस कर दीजिए। बाकी जो 40 लाख है वो आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो अदर सोर्सेज में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला जो अमेंडमेंट है ये आप भूल के नहीं जाओगे, अच्छे से आप इसको करके जाएंगे। और मैंने यहां पे पीडीएफ दे रखा है, आप इसको डाउनलोड करके और इसका प्रिंट आउट लेके अपनी बुक में स्टेपल करके रख लीजिए करके, ठीक है। चलिए, तो गाइस आज हमने रिवाइज किया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। होप सो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, इन डिटेल लगा है, तो आप एक काम करिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को यहाँ पे जो रेड कलर का बेल आइकन आ रहा होगा उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये लेक्चर को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं इंटरमीडिएट के जिन्होंने मेरे से क्लास लिया है, नहीं लिया है, आप उनके साथ शेयर कर लीजिए करके, ठीक है, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल जाए और इतने अच्छे प्यारे प्यारे रिविजन लेक्चर है वो उनको भी देखने को मिले, और एग्जाम में आप बहुत अच्छे से इसके लाइक अपने आप को बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओ, और बहुत अच्छे से स्कोर करके और फटाफट इसी एग्जाम में पास हो जाओ। क्योंकि देखो, आपको पता रहेगा, अभी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने बोला है कि हमको अगले 15-20 साल के अंदर अंदर कितने सीए चाहिए पता है? 15 साल के अंदर अंदर उन्होंने बोला हमको 30-40 लाख सीए चाहिए। अब आपको 30-40 लाख सीए चाहिए, मींस हर साल 2 लाख सीए बनाने पड़ेंगे। अब 2 लाख सीए बनाने पड़ेंगे, अभी सीए कितने बनते हैं? हर साल में 20,000 सीए बनते हैं, बिकॉज एक रिजल्ट आता है तब 10,000 सीए बनते हैं, दूसरे रिजल्ट में 10,000, सो 20,000 सीए बनते हैं। अब ये तो 10% ही है, उनको 90% ज्यादा सीए चाहिए। तो उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है, और गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा प्रेशर है इंस्टीट्यूट के ऊपर भी कि ज्यादा से ज्यादा सीए बनाए, क्योंकि सीए की डिमांड है। जैसे टैक्सेशन बढ़ रहा है, जीएसटी बढ़ रहा है, लोग रिटर्न फाइल करना चालू कर रहे हैं, तो उसमें सीए की जरूरत रहती है, तो सीए ज्यादा से ज्यादा बनाए। तो मेरे को ये लगता है इंस्टीट्यूट आपको पास करना चाहती है। अब आपके ऊपर है कि आप पास होना चाहते हैं या नहीं। और अगर आप सच में पास होना चाहते हैं ना, तो अपने एफर्ट को आप दुगुना कर दीजिए। आज से अपने एफर्ट जो है, जितना आप एफर्ट मार रहे हो उसको 10% 15% से बढ़ा दीजिए, आराम से आप पास हो जाएंगे। और हर दिन एनालाइज करिए कि जो आज का दिन बीता है वो क्या सही बीता है या नहीं, जो आप करना चाहते थे वो आपने किया है या नहीं। आपको अपने आप को एनालाइज करिए, अपने आप से बात करते रहिए करके, और अच्छे से पॉजिटिवली पढ़ते रहिए, खुश रह के पढ़िए। और जब भी थोड़ा बहुत डीमोटिवेट होते हैं तो किसी से बात कर लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए। मोबाइल से अपनी दूरी है वो थोड़ा बना के रखिए करके। मोबाइल से दूरी बनाने का मतलब आप यूट्यूब वगैरह जिन फैकल्टी को आपने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लेक्चर्स वगैरह आप देख सकते हैं, रिविजन लेक्चर देख सकते हैं, बट ऑन द सोशल मीडिया एंड ऑल वेस्टिंग